पंडित दीनदयाल सूचना परिसर के प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद द्वारा भंडारे का शुभारंभ करते हुए प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की मंगल कामना की है और इसके पहले निदेशक सूचना विशाल सिंह द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया। बता दें कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है और यह पर्व सामाजिक समरसता, सहयोग और श्रद्धा का प्रतीक है। सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। संजय प्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमुख सचिव सूचना है संजय प्रसाद, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सुंदरकांड पाठ और भंडारे में उन्होंने भाग लिया। साधना ग्रुप की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर एनईए भवन में उत्तर प्रदेश के 250 उद्योगपतियों को एकत्रित किया गया और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याओं को सुना। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी शिरकत की। हम लोग 24 घंटे बिजली दे पाते थे। आज प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे सप्लाई है, सभी जिला मुख्यालय में, और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे है। और कानून व्यवस्था की वजह से पहले कभी कभी बिजली फाट आने पे पब्लिक का घेराव होता था। आज नोएडा में कहीं नहीं सुनाई पड़ता कि सब स्टेशन पे तोड़ फोड़ रही है, पब्लिक घेराव कर रही है। तो काफी मतलब संतुष्ट है बिजली विभाग से। समस्याएं तो मौसम के हिसाब से सभी लोगों ने अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की, आंधी तूफान आने की समस्या आती है। नॉर्मली अब इस समय सिस्टम में काफी नए सब स्टेशन बन गए हैं, 132 केवी, 220 केवी और 30 केवी के कई बिजली के बने हैं। तो लगातार विभाग काम कर रहा है और काफी संतुष्ट लोग हैं और विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर से सभी संतुष्ट है। नहीं तो पहले कोई समस्या हो तो पब्लिक बिजली घर पे ही घेराव करती थी और लोग जो वर्किंग थे सब तो वो सब छोड़ रहे थे, स्पेशली देहात में दादरी जेवर, वहां तो हमेशा किसान घेर के रखते थे, मतलब काम करना मुश्किल होता था। तो आज की डेट में पिछले 2-3 साल में समस्या नहीं आती। हमारे साथ यूपी के अलावा भी कुछ लोग हैं जो बाहर से या जल्दी के काम कर रहे हैं। आप बेसिकली दिल्ली में रहते हैं तो नोएडा के बॉर्डर से तो संबंधित नोएडा बॉर्डर दूसरे पार्टों में रहते हैं। आप दिल्ली भी जाते हैं, आप यूपी के देशों में आप गए, अपना नाम बताइए, किस तरह से आपको क्या डिफरेंशिएशन लगता है पहले के सरकारों में और आज की नोएडा की व्यवस्था? टीएमसी हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली में, और मैं रेलवे में काम करता हूँ। और मैं दोनों लोगों को सुना, मैंने बहुत देर से टीचर साहब को सुना था, आपको सुना था। मैं तो यही कहूंगा, टीम यूपी बहुत पॉजिटिव है, डिलीवर कर रही है और मैं चाहता हूँ ये ऐसे डिलीवर करते रहे। जितने मेरे कोलीग्स हैं आज वो रात के 11 बजे पार्टी कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे घर गैदरिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो मैंने शायद 4-5-6 साल तक नहीं देखा। दिस वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी द वे द गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरीथिंग। और सबसे पहले मैं बार बार यही बोलता हूँ, लॉ ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो मुंबई में भी रहा हूँ, मैं मुंबई में नोएडा से कंपेयर करता हूँ। मुंबई में हम लोग रात को 2 बजे, मॉर्निंग में 12 बजे, 1 बजे फैमिली के साथ आ रहे हैं, आइटम 9 देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज यहाँ फॉलो हुई, आई एम वेरी हैप्पी। दिल्ली में भी चीजें बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है और खैर नोएडा तो अच्छा हाईली कनेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू द सीएम, इस आपने डिलीवर की और बहुत पॉजिटिव टीम है। मतलब मैं 2 लोग से सुना, वेरी पॉजिटिव, मैं खुद ही बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। मैम के लिए यही प्रशंसा, यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसके नाते कहते हैं कि ये युग लक्ष्मी जी का है, कलयुग जो है वो लक्ष्मी जी का युग है और लक्ष्मी जी यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इतना बच्चा तो हम सबसे देखिए, लक्ष्मी नाम तो है, वैसे भी लक्ष्मी है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये दुर्गा भी बन जाती है। आपको लग रहा है एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे लगता है। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को हम फाइंड अप करें। थोड़ा सा अपना हमारे ब्यूरो हेड है, एक वोट ऑफ थैंक्स करें आज के प्रोग्राम का प्लीज। इस समय हमारे बीच में
नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। नोएडा को इतना सेफ बनाने के लिए, हम सबको खासतौर पे फीमेल्स को सेफ फील करवाने के लिए 2022 में जब मैम आई थी लास्ट में, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आई थी, तो हमने उनसे यही पूछा था कि महिलाओं को सुरक्षा महसूस कराने के लिए आप क्या करेंगे। तो 2 साल बाद हम सब देख रहे हैं उन्होंने सच में ऐसा काम किया है। और पहले भी जब से योगी जी की सरकार बनी, हम पूरे 8 सालों की अगर बात करें तो हम लोग सेफ महसूस करें। खासतौर पर नोएडा की हम बात करें तो 2 साल में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं और समय के साथ और भी बड़े इंप्रूवमेंट्स होंगे। हम सभी चाहते हैं और हमारे साथ आज यहाँ उत्तर प्रदेश के यहाँ मौजूद है, उनको हम सब लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे, हमारी पूरी टीम थैंक यू बोलना चाहेगी। और हमारे बीच विपिन मनन जी एनईए के प्रेसिडेंट मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को हमारा साथ दिया और इसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा साथ दिया। और हमारे ब्रजमोहन सिंह जी जो हमारे चैनल हेड है, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। मैं अपनी पूरी साधना की टीम को और एनईए को और पूरे पुलिस विभाग को थैंक यू बोलना चाहूंगी। नमस्कार। साधना समूह की तरफ से प्रदेश में विकास की चर्चा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के 250 उद्योगपति शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी शिरकत की। सभी लोगों से चाहता हूं कृपया एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और हमारे नोएडा के सपने को साकार करने वाले श्री मनोज सिंह जी का खड़े करके एक बार अभिवादन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि अपने सबसे अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने आज हमें समय दिया है। सर थैंक यू वेरी मच। सर दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, अभिवादन के साथ तालियों से पुनः इनका आप अभिवादन करें। मनोज कुमार सिंह जी के बारे में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर वो नागरिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी तो पहले भी बहुत रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी हमें मिला है जो काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। शायद इसलिए आप लोगों की मुलाकात इनसे कम हो पाई होगी। इससे पहले नोएडा के जितने भी 2 लोग आते थे वो आप लोगों से जरूर मिलते थे, आप ही मिलते हैं, लेकिन इनका ध्यान केंद्रित इसलिए है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नवरत्न है उसमें ये प्रमुख रहे हैं। इसलिए समय काम को ज्यादा व्यतीत करते हैं, मिलने को कम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी टीम से, टेक्निकल टीम से, एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है समय कम पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक हमारे वीडियो के माध्यम से इनके बारे में जो हमने बात रखी है, उसके बाद आप लोग भी अपनी उसमें राय रखिए कि ये बात जो हमने रखी इनके बारे में कितनी सही है। आप स्वयं उसको जज करिएगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे हैं। योगी सरकार ने जनहित में किए कई कार्य, अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस। सीएम योगी ने मनोज कुमार सिंह पर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई है। और साल 2022 के यूपी चुनाव भी जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति हमेशा से रही है। योगी सरकार में ही धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था और इस कानून के तहत जबरन या फिर छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने 8 साल में सनातन की 8 नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हाल ही में हुआ महाकुंभ है, जिससे तीर्थ नगरी में पहुंचे संसार के यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह है, जो कि सीएम योगी की टीम का प्रमुख चेहरा है। मनोज कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम की सीएम योगी के मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अब स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त जैसे नीतिगत विषयों से जुड़े 2 अति महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाल रहे हैं। मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण
गति देने वाले अति वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपने ये समझा होगा कि मात्र 1 मिनट में हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में इतना कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन शायद एक संक्षिप्त था, एक समरी थी, ट्रेलर था। फिल्म आप लगातार देख रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं। विपिन बलराम साहब एनईए के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपने हमें एक अपना मंच दिया यहाँ पे, और आज आपने प्रदेश के तमाम इंडस्ट्रियल लोगों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आज हमारा मकसद था जो विकास कार्य पिछले 8 वर्षों में हो रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, और जब भी विकास की बात आती है तो उद्योगपतियों की और व्यवसायिकों की, और खासतौर से जो नोएडा की बात सबसे अहम होती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एनईए के बारे में और आज इस आयोजन के बारे में कृपया पोडियम पे आए और बताएं। मुझे लगता है कि लोगों को आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज सर इस एनईए भवन में सर यहाँ पर आए हैं, मैं नोएडा के सभी उद्योगपतियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत सर का नाम जितना हमने सुना था कि सर हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आज भी नोएडा में कहीं बात होती तो सर आपका बात ये आती कि चीफ सेक्रेटरी सर को ये वाली प्रॉब्लम बताइए, बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना अपसेट है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो बात अगर आप तक पहुंची तो आज तक हमें लगा नहीं कि उसका समस्या का समाधान ना हुआ। सर, मैं थोड़ा सा एनईए के बारे में बताऊं। 1976 में नोएडा बना था और 1978 में ये एनईए बन गई थी। सबसे पहले जब दिल्ली से बाहर से लोग यहाँ पर उद्योगपति आए तो कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं सेल्स टैक्स का दफ्तर गाजियाबाद में होता था, क्योंकि उस टाइम नोएडा इटसेल्फ गाजियाबाद में था। तो इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक इस संघ का जन्म किया गया जी, जन्म हुआ, और उसके बाद से लेके आज तक ये इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाती रहती है। और आज सर हजारों एंटरप्रेन्योर्स का नेतृत्व ये एनईए का। अब सर आप आए हैं तो हम लोग तो सर कहते हैं ना कि उद्योगपति व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से भिखारी टाइप का भी होता है, कि अगर कोई वरिष्ठ अपने से ऊपर दिखा तो हम मांगने लग जाते हैं। सर 8 साल की सरकार ने ये बता दिया कि आप अगर कार्य करना चाहते हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, तो किस तरीके से कार्य किया जाता है वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने, सबकी कार्य सबके सामने है। कार्य सर पहले भी होते थे, इंडस्ट्री यहां पहले की सरकारों में भी आती थी, और फर्क था सर, उस टाइम इंडस्ट्री आती थी मात्र एक, वो थी बिल्डर इंडस्ट्री, किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ बिल्कुल प्रमोशन नहीं था। सिर्फ जमीनें बिल्डर को बेचिए और बिल्डर आगे बायर्स से पैसा अपने पास लेके किसी ने प्रोजेक्ट पूरे करे, किसी ने नहीं करे, क्योंकि उनका एकमात्र सरकार का और प्राधिकरण में जितने अधिकारी बैठे थे एकमात्र उद्देश्य था पैसा कमाना। बाकी यहां पर उद्योग लगे ना लगे उनका किसी भी तरह के फोकस नहीं। पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहां की बागडोर संभाली तो सबसे बड़ा ये बीमार प्रदेश ये हमारा नोएडा, जिसमें कानून व्यवस्था का नाम ये था, यकीन मानिए सर कि उस टाइम यहाँ की जो सरकारें होती थी वो जिस कास्ट की सरकार होती थी वो कास्ट वाले अपनी व्हीकल, अपनी कारों के आगे या बाइक के आगे अपना नंबर नहीं लिखते थे। वो लिखा होता था उसके पीछे यादव जी, बाटी जी, वो नंबर नहीं होता था सर। ये हालात थी यहाँ की, हमने देखा था। पर जब मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चार्ज लिया प्रदेश के मुखिया के रूप में, उसके बाद में सर उन माफियाओं के अंदर एक भय बैठ गया। उन्होंने ये देखा कि अगर अब इस नोएडा प्रदेश के अंदर कहीं पे रहना है तो आपको डिसिप्लिन तो सीखना पड़ेगा। और आज वही नोएडा है कि हमारी लड़कियां, बेटियां, बहनें रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक फैक्ट्रियों से भी आ रही हैं, बड़े बड़े कॉल सेंटर से भी आ रही हैं, कॉर्पोरेट से भी आ रही हैं। कहीं किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं है सर, क्योंकि
प्रदेश का मुखिया कौन है। आप जैसे सर नवनत में बैठ गए हैं कि जिन्होंने एक तरीके की अंदर से ये सौगंध खा ली है कि इस प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे टॉप के एक नंबर पे लेके जाना है, और उस प्रकार की भूमिका के ऊपर हम चल भी पड़े हैं सर, यकीन मानिएगा सर। आज बच्चा कहता, मैं सर बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं, गर्मी की छुट्टियों में तो मेरे रिश्तेदार कहते हैं मुझे कि क्या थोड़े योगी जी सानू नहीं मिल सकते पंजाबी लैंग्वेज में, कि उनका मतलब ये था कि वो अगर वो यहाँ आ जाए तो शायद यहाँ भी करप्शन खत्म हो जाए, यहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो जाए, यहाँ भी इंडस्ट्री आ जाए। इस प्रकार का उनका कार्य करने के तरीके से पूरे हिंदुस्तान में उनकी ख्याति फैल रही है सर। आपके नेतृत्व में जब से आपने सर इंडस्ट्री का पूरा चार्ज लिया, प्राधिकरण के आप चेयरमैन बने, स्पष्ट नीतियां बन रही हैं, स्पष्ट पॉलिसीज बन रही हैं। आज आप देखिए कि कितने ही कार्य, मैं तो आपको धन्यवाद भी सर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारी कई इंडस्ट्री जो फंक्शनल नहीं हो रही थी, जो बंद पड़ी हुई थी, जो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा था, जब आप लोगों का एक आदेश आया तो ढूंढ ढूंढ के लोगों ने फंक्शनल कराई। उसमें प्राधिकरण का तो मैं धन्यवाद करूंगा, बड़ी मेहनत करी सर आपको। कुछ केसेस सर रह गए उसमें, उसके लिए भी मैं आपसे कुछ न कुछ निवेदन करूंगा। पर सर दिक्कत ये आई कि ये अभी एक यूनिफाइड पॉलिसी जारी होगी। अगर आपका निवेदन हो तो सर मैं कुछ बात कर सकूं। उस यूनिफाइड पॉलिसी में सर ये हो गया कि तीनों प्राधिकरण की पॉलिसी एक हो जाएगी, और उसका सर सबसे बड़ा खामियाजा नोएडा वालों को लगा। आज हम यमुना की बात करें तो अभी इंडस्ट्री वहां आने में टाइम लगेगा। इस नोएडा की बात करें तो सर तकरीबन 13,000 इंडस्ट्री यहाँ पे कार्यरत है, और अब नोएडा के पास बहुत ज्यादा स्कोप भी इतना नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा आएगी ग्रेटर नोएडा और यमुना में। पर सर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री को किसी के नाम पे बेचता है तो हमारे जो ट्रांसफर चार्जेस 4% होते थे वो सर आप 10% कर दिए। वो इतना बड़ा अमाउंट का गैप आ गया कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि ट्रांसफर कराई जाए कि ना कराई जाए। सर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप में ओनर होती है, मालिक होती है। अगर वो उनमें से अगर 1% व्यक्ति भी 1% शेयर होल्डिंग अपने किसी को भी दे दे किसी भी कारण से, तो प्राधिकरण सर उसके ऊपर कहता है कि हमें चार्ज दो, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट कहता है कि हमें चार्ज दो। सर क्योंकि आइडेंटिटी तो कोई बदली नहीं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसमें रामलाल है या श्यामलाल है। आज उसने अपने 1 या 2% शेयर किसी को भी दे दिए, उसमें सर ये कहां से बीच में आ गए कि हमें चार्ज, वो सर ये देते हैं सर, बहुत दिक्कत वाली बात है। और इनके साथ साथ रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट वाला भी नोटिस भेज देता कि भैया हमें भी आइए, हमारी को भी ये 2% के चार्ज देके जाइए। दिक्कत सर यही नहीं, आज अगर हम बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सर विगत के वर्षों से आपको भी नोएडा का पूरा ज्योग्राफी मालूम है। प्राधिकरण ने अपना कार्यालय बनाने में आज तक सर 11 साल लगा दिए। जिनके पास सर धन की कमी नहीं, जिनके पास सर मेन पावर की कमी नहीं, सर हम तो उद्योगपति लोग हैं। हमें अगर प्राधिकरण से कोई धोखा नहीं मिलता है सर, तो उसमें प्राधिकरण हमको पहले 3 वर्ष दिया करता था, उसके बाद में एक पेनल्टी के साथ में 8 वर्ष मिलते थे, तो हमको भी 11 वर्ष मिलते थे। कभी कोविड आ गया सर, हर वर्ष में 4 से 5 महीने एनजीटी हमारी कंस्ट्रक्शन को बैन कर देती है, और उधर से बैंक का ऑर्डर आता है कि आप कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए। यही प्राधिकरण जो हमें कहती कि 3 साल में अपनी फैक्ट्री चालू करिए, अगर किसी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन होती तो उसमें लाखों रुपए का ये जुर्माना लगाते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं आप। 2 तरफा चीजें सर, एक तरफ कह रहे हैं कि 3 वर्ष में आप अपना फैक्ट्री बना के खड़ी कर दीजिए, और एक तरफ में एनजीटी का आदेश आते ही यही कंस्ट्रक्शन बंद कराते हैं। जब कंस्ट्रक्शन बंद होती है सर, श्रमिकों को पैसा हम नहीं दे पाते, खाली बिठा के उनको तनख्वाह नहीं दे पाते, वो लेबर अपने गांव चली जाती है। वो लेबर जब तक गांव से वापिस आती है 1-2 महीने वो लगा देती है। तो सर कम से कम प्रत्येक वर्ष 5 महीने काम इस कारण से बंद रहता है। तो हमारे पास तो मात्र सर 1.5 साल ही मिला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सर जो 5 साल तक आप लोगों ने कार्य किया है, इसको कम से कम 7 तो कर दें, 11 ना करें। कुछ तो सर हमें वक्त मिल जाए इस हालातों को देखते हुए सर।
इसी प्रकार से सर कि अब सर हमारी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहां पर आ चुकी है। जिन्होंने 40 साल पहले उद्योग लगाए थे, अगर वो 30 वर्ष के भी होंगे उस टाइम, तो आज 70 साल की उम्र हो गई है। अब सर रिटायरमेंट एज हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो आपके माध्यम से सर एक बहुत अच्छा काम हुआ कि अगर रेजिडेंशियल में कोई ब्लड रिलेशन में कोई भी ट्रांसफर होता है, तो आपके यहां से आदेश हुआ था कि उसका रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट 5,000 रुपए लेगा और उसके फैमिली में उसकी ट्रांसफर हो जाएगा। सर पर वो इंडस्ट्री में नहीं है सर, इंडस्ट्री को उसमें अलग रखा गया। सर क्यों हमारे फादर, अगर हमें अपने बेटे को अगर देना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को देना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर भी सर यही रूल लागू होना चाहिए, दोनों पॉलिसी सेम होनी चाहिए। तो जबकि यहाँ पर वो पूरी स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, वहां पे 5,000 रुपए का कोई वो नहीं। सर जब नोएडा बना तो उस टाइम नोएडा ने कभी भी एक कल्पना नहीं करी होगी कि नोएडा का ये विशाल रूप भी कभी देखने को मिलेगा, कि आज देश विदेश से लोग चाहते हैं कि नोएडा से हमारा कोई कनेक्शन हो, चाहे छोटा सा फ्लैट हो, छोटी सी इंडस्ट्री हो। उस टाइम सर यहाँ पर 50 मीटर की इंडस्ट्री भी दी गई, 114 मीटर की इंडस्ट्री दी गई, और शुरू के 10-15 साल तक सर 200 मीटर से ऊपर की अलॉटमेंट नहीं थी, क्योंकि वो छोटे छोटे लोग वहां से दिल्ली से आए, उन्होंने आके यहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया। सर पर हमारी एक पॉलिसी 90 में आ गई FAR की। अब सर जो व्यक्ति 50 मीटर में या 114 मीटर में या 200 मीटर में काम कर रहा है, उसके FAR को अगर हम मानते हैं नोएडा अथॉरिटी के, तो उसको जगह नहीं मिलती काम करने की सर। इतना तो भी 36 या 40% आप माइनस कर दीजिए, तो उसमें से जगह कितनी मिलेगी, काम क्या कर पाएगा। तो अगर सर ऐसे लोगों को एक मान लिया जाए कि हमें 200 मीटर तक के लोगों की जिनको इंडस्ट्री पुरानी अलॉटमेंट हुई है, उनको एक फ्लोर और बनाने की अनुमति प्राधिकरण से दी जाती है, क्योंकि काम तो सबका बढ़ ही रहा है सर। नोएडा प्राधिकरण मालिक है हमारा, हम पे 90 साल की लीज के ऊपर हमें औद्योगिक भूमि दी है। जो भी नोएडा प्राधिकरण जिसको सर अलॉटमेंट लेटर देती है, तो वो व्यक्ति ये मानता है कि अब 90 साल तक मैं यहां पर अपना कार्य करूंगा। सेक्टर 65, सेक्टर 67 के अंदर सर आज से तकरीबन 22 वर्ष पहले प्राधिकरण के द्वारा इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट करी गई। पिछले 2-3 वर्षों से सर आदरणीय DM साहब के यहां से उनको नोटिस आने लग गए करोड़ों रुपए की पेनल्टियों के साथ में, ये जो भूमि थी, ये पशुचर भूमि थी, ये मत्स्य भूमि थी, तो आप इस इंडस्ट्री। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख सख्त हो गया है। भारत अब आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा, परमाणु ब्लैकमेल के झांसे में नहीं आएगा।